नमस्कार। सतीश झा शो में आपका स्वागत है। रोजाना हिंदू और मुसलमानों को बांटने का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। अभी कभी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कभी साक्षी महाराज, कभी यति नरसिम्हानंद, कोई भी भगवा पहने एक ही संदेश दे रहा है, वो ये कि मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए। ये कि जब तक देश में एक भी मुसलमान है वो सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। और तरह तरह की बातें हो रही हैं, ऐसी बातें जिनका हम जिक्र नहीं करना चाहते, उनके साथ ऐसा व्यवहार करने की, और माहौल बनाया जा रहा है रोजाना किसी न किस तरह से कि कैसे एक वैमनस्य इस हद तक पहुंचे कि दोनों एक दूसरे को देख न सकें। ये बात भगवाधारी ज्यादा कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। बाकी लोग उनका थोड़ा बहुत समर्थन कर रहे हैं। कई मंत्री कोई कुछ बोल देता है। केंद्र के मंत्रियों ने उतनी जोर से नहीं कहा है जितने कि कर्नाटक के एक मंत्री ने कहा। तो प्रज्ञा ठाकुर क्या कहती हैं? देश जब आजाद हुआ उनके लिए एक देश बन गया, वहां चले जाएं। जिन लोगों ने यहां रहने का फैसला किया, जो उनका देश है, जो चले गए, जो भी है, ये बातें आज से 75 साल पहले तय हो गई। उन बातों को आज उखाड़ने की क्या जरूरत है? लेकिन जो गोडसे की बात मानते हैं, जो सावरकर की बात मानते हैं, जो गोलवलकर की बात मानते हैं, उनके लिए किसी भी चीज का महत्व नहीं है इससे ज्यादा कि हिंदुओं और मुसलमानों को बांट दो। वो सिर्फ इतिहास को दोबारा आपके सामने खड़ा करना चाहते हैं कि जो 500, 700, 1000 साल के पुराने जो वारदातें हैं, उनको फिर से आज उन पर एक ट्रायल हो। वो ट्रायल ऐसा हो कि वो पहले ही हो चुका है। वो ट्रायल है कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ था और हम अत्याचार करेंगे। जब तक वो रहेंगे हम सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे। ये बातें रोजाना हो रही हैं, ये बातें हर जगह हो रही हैं। क्या एक संविधान के दायरे में रहने वाले देश में ऐसी बातें होनी चाहिए? लेकिन किसी यति ने यह भी कहा, नरसिम्हानंद शायद नाम उनका है, कि जो लोग संविधान की तरफ देखते हैं और संविधान का पालन करना चाहते हैं, वो भी सनातन धर्म के दुश्मन हैं। वो संविधान तक को नहीं मानते। क्या आप ये नहीं समझते कि जो लोग संविधान को नहीं मानते वो राष्ट्रद्रोही हैं? क्योंकि संविधान हमने अकेले नहीं बनाया था, आपने अकेले नहीं बनाया था। ये देश के सभी जो विद्वान थे, जब उसका जन्म हुआ संविधान का, उन सब ने मिलके महीनों की बहसों के बाद ये संविधान बनाया। वो संविधान जिसमें सब लोग रह सकें, एक बड़ा छाता था, एक बहुत बड़ा छाता था, जिसके अंदर धर्म के नाम पे कोई भेद नहीं हो सकता, रंग के नाम पे भेद नहीं हो सकता, क्षेत्र के नाम भेद नहीं हो सकता। ये भेदभाव से ऊपर अपने आप में एक अनोखा संविधान बना था जब बना था ये, जिसकी चर्चा हुई। और इसमें कुछ ऐसी बातें थी जिसने भारत को तमाम और देशों से, जो अपने आप को प्रगतिशील कहते थे या विकसित कहते थे, उनसे भी आगे कर रखा था। ये हमारी एक समझ में प्रतिष्ठा थी हमारी कि हमने इतना अच्छा संविधान उस समय लिखा, उस समय के संदर्भ में लिखा, जो आज भी अपने आप में एक तरह से पूरी तरह से देश को दिशा दे रहा है। 2-4 जो उसमें या 41 जो उसमें संशोधन हुए हैं, वो सामयिक थे या नहीं थे। फिलहाल उस तब की सरकार ने उनको सामयिक समझा और उनके पास इतने लोग थे कि उन पे हम संशोधन कर सके। लेकिन उन बातों को लेकर के दो वर्गों को, दो समुदायों को बांटना, उसके लिए जिस तरह रोजाना तीखापन जो हम देख रहे हैं उनकी आवाज में, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन भयावह भी है। सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, बहुत भयावह है। क्योंकि जब भी मैं सुनता हूं तो मुझे, जैसे हम लोगों ने जो इतिहास किताबें पढ़ी हैं थोड़ी बहुत,
उनमें से जर्मनी 1930 से 45 के बीच की याद आती है। उसका अंत आप जानते हैं क्या हुआ? दोनों तरफ से, एक तरफ नरसंहार हुआ और दूसरी तरफ जिसने शुरू किया उसका भी संहार हुआ। तो अगर कोई ये सोचता है कि हम दोनों धर्मों को बांट करके देश को बदल देंगे, तो उनको इतिहास को सीखना चाहिए। एक और बात हुई जो संविधान की अवहेलना, सब संविधान के अपमान, संविधान को एक देश चलाने वाला दस्तावेज न मान करके उसके साथ जो और बातें हो रही हैं, जो लोग कर रहे हैं, उसमें यह साफ जाहिर होता है कि वो हिंसा से डरेंगे नहीं। और वो अब सबको कह रहे हैं कि आप अपने आप को तैयार कीजिए कि पुलिस आपके पास नहीं आ रही है। जबकि तथ्य यह है कि पिछले 8 साल में पुलिस ने हर जगह मुसलमानों के खिलाफ काम किया है। जो लोग आरएसएस और शाखा या संघ से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने एक जिम्मेदारी ले ली है कि जहां भी हो सकेगा वो मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दायर करते रहेंगे। ये हम सब जानते हैं, हर जगह हो रहा है, इसकी चर्चा बहुत कम होती है। लेकिन उन्होंने एक बात और सोच ली है कि वाकया चाहे कैसा भी हो, गलती कोई भी करे, उसको इस तरह दिखाया जाएगा कि गलती एक वर्ग ने की है। जैसे जहांगीरपुरी में क्या हुआ, वहां पे 3 मार्च हुए, 2 शांतिपूर्ण और तीसरे में फरसा, बर्छा, तलवार लेकर के और दंगा उन्होंने किया। उन्होंने इतना उकसाया कि एक पत्थर फेंका, उसके जवाब में जो पत्थर आया, अगर आप हमारे विरोधी ने एक पत्थर फेंक दिया तो सारा का सारा दोष उसके ऊपर चला गया। और फिर 1500 पुलिस वाले आए और उनकी निगरानी में उनके घर ध्वस्त हो गए। अब जैसे कि साक्षी महाराज और प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं, वही कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ, क्योंकि जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी, जब तुम्हारी शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जाएंगे तो पुलिस बचाने नहीं आएगी। यानी कि जो उनका नैरेटिव है उसको हमेशा उल्टा करते रहते हैं। अभी आपने देखा जो अलवर में हुआ, वहां क्या हुआ, वो मंदिर, उसे मंदिर कह लीजिए, मान लीजिए 6 फुट का, या लोग कहा कि 300 साल पुराना है, निकला कि 60-70 साल पुराना है। भाजपा ने ही उसको गिराया। उनके अगर 35 में से 32 उनके पार्षद हैं, उन्होंने फैसला किया वो गिराने का उस इलाके को, उसमें अगर मंदिर गिर गया, उसे आप कैसे कहेंगे कि कांग्रेस सरकार ने गिराया है? लेकिन उनका नैरेटिव ऐसा है, खुद गिराएंगे, दोष कांग्रेस को देंगे। तो उनका यही साफ है, बात साफ है कि जो भी गलत है वो कांग्रेस ने किया है, जो भी गलत है मुसलमानों ने किया है। मुसलमानों और कांग्रेस को जोड़ दीजिए। उनकी जो रणनीति है चुनाव की वो यही है कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती रही है, वो मुसलमानों के साथ है, इसीलिए उसको वोट नहीं मिलेंगे। कांग्रेस की मुश्किल क्या है, या वक्त मुश्किल क्या है कि आज के संदर्भ में जो बातचीत चल रही है उसमें किसी को हिंदुत्व के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि जो माहौल है उसमें सबके एक हद तक सबके अंदर जो है वो उनका हिंदुत्व जाग चुका है। सोचने वाले लोग बहुत कम हैं, पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं। हमारे यहाँ 7-8% लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी लोग सेमी पढ़े लिखे हैं या थोड़ा सा अर्ध शिक्षित कह लीजिए उनको। जो अर्ध शिक्षित हैं उनको छोड़िए, जो शिक्षित हैं उनमें भी ऐसा माहौल बन गया है कुछ नैरेटिव्स को लेकर के कि हमारा सारा तंत्र, हमारी सारी व्यवस्था, हमारे सारे बाबू, हमारे सारा प्रशासन वो तुष्टीकरण के साथ है। ये ऐसा माहौल बन गया है। मैं प्रोफेसरों से बात करता हूं, ये प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के हैं, वो भी कहते हैं कि वो हमारी बात नहीं समझ पाते। वो भी कहते हैं कि उनको लगता है कि हिंदुओं के साथ एक न्याय नहीं हुआ। मैं समझ नहीं पाता, हिंदू होने के बावजूद नहीं समझ पाता हूं ऐसा कहां कब हुआ, कब हिंदू ऐसा असुरक्षित महसूस करने लगा। हमारे देश में जाकिर हुसैन हमारे राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद हमारे राष्ट्रपति थे, अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति थे। हमारा देश वैसा देश है। हमारे यहाँ मुसलमान हदायतुल्लाह हमारे उपराष्ट्रपति थे, हमारे यहाँ 4-5 उपराष्ट्रपति हमारे मुसलमान भी थे, हमारे यहाँ सिख राष्ट्रपति थे,
हमारे यहाँ क्रिश्चियन राष्ट्रपति थे, दलित राष्ट्रपति थे, विद्वान राष्ट्रपति थे, राजनीतिक राष्ट्रपति थे, सब तरह के लोग रहे हैं। और कभी क्या आपने महसूस किया कि कोई असुरक्षित है? नहीं। ये जो भावना बनाई जा रही है, जानबूझ के एक कोशिश हो रही है आग लगाने की एक शांत प्रिय देश में। हम बात शांत की करते हैं और दूसरे हाथ से जो शांत की बात इनको करनी चाहिए वो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर में ये खासियत है कि वो उनको आग लगाना आता है। साक्षी महाराज और जितने लोग भगवा पहनते हैं, पता नहीं उन सबको हो क्या गया है। उनको कब ऐसा लगा कि उनके खिलाफ कोई मुसलमान खड़ा है। ये कहना है कि उन्होंने लव जिहाद किया, अपने आप में एक हंसने लायक हास्यास्पद बात है। कितने लोग ऐसे हुए? हमें ऐसे आंकड़े रखने चाहिए। जैसे एक बार कुरैशी साहब जो हमारे पुराने मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने कहा कि अगर आप ये बात कहते हैं कि हमारे यहाँ उनको हक है 4 शादियां करने का, जरा आप गिन के देख लीजिए। जो लोग हिंदू कोड बिल से पहले हिंदुओं में ज़्यादा शादियां करते थे, एक से ज़्यादा, मुसलमानों में कम थे, क्योंकि उनके पास उतने पैसे ही नहीं थे। उनके पास जो उनका सामाजिक माहौल था, धर्म जो भी कहे, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं था। तो चीज़ें कुछ भी कही जाएं किताबों में जो पुरानी हैं, धार्मिक है, उनका जो भी हम आदर करते हैं, लेकिन लोग उसके आधार पर चलेंगे। ना हिंदू चलते हैं, ना मुसलमान चलते हैं, ना क्रिश्चियन चलते हैं। कोई चल नहीं सकता उन किताबों पे जो 2000 साल पहले, 1300 साल पहले लिखी गई हो। उनका हम इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं, लेकिन उनका जो इंटरप्रिटेशन है आज की तारीख में, आज के संदर्भ में होना चाहिए। जो प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं, और उनकी आप सभी जानते हैं, उनको मैं तो इन सबको हिंदुत्व टेररिस्ट कहूँगा, लेकिन जो समझदार हैं शंकराचार्य, उनसे बात कीजिए जरा। वो ऐसा नहीं कहते, वो अलग तरह सोचते हैं। जो समझदार हिंदू हैं उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन वो लोग भी आगे नहीं आ रहे, क्योंकि एक माहौल राजनीतिक ऐसा बन गया है कि जो कोई इस बात के सामने खड़ा होगा उसको किसी नए रंग में ये लोग रंग देंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी में कितने मुसलमान, कितने हिंदू हैं, लेकिन उसको कहना है कि वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। अब जरा सोच लीजिए आप कि उन्हीं तुष्टीकरण सिर्फ करती है। तो ये जो रोज नई बातें खड़ी हो रही हैं, बनाई जा रही हैं, इन सब के लिए हम किसको जिम्मेदार माने? विपक्ष भी बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि वो जानता है अगर बोलेगा तो शायद वो चुनाव में और हार जाए। तो जो आज का माहौल है, पिछले 2-3 महीने जो यूपी के चुनाव के 2 महीने पहले से बनना शुरू हुआ, वो रोजाना कहीं न कहीं आग भड़काई जा रही है। इस आग को स्थानीय स्तर पर ही हम कोशिश कर सकते हैं मिटाने की, बुझाने की, लेकिन इसको राष्ट्रीय स्तर पे भी एक तरीका निकालना पड़ेगा अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए, कि ये जो है, जो भी है, जिसमें राज्य से किसी भी नागरिक को कोई भी नुकसान, कोई भी तकलीफ, कोई भी दर्द हो, वो बात गैर संवैधानिक है। संविधान का काम है, उससे हमें ये एक जिम्मेदारी दी है कि हम किसी भी नागरिक को किसी भी तरह की तकलीफ न होने दें। वो किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी जाति का हो, उससे वो जो कुछ भी हो, अगर वो हमारा नागरिक है तो उसको हम पूरा उसके अधिकार की रक्षा करें, उसको किसी भी तरह की तकलीफ न होने दें और बांटने दें। राज्य का काम है, संविधान का काम है शांति के साथ विकास, और ऐसी सरकार जो सबको बराबर एक संविधान की तरह देखे, बराबर नियम की तरह देखे। उस संविधान को असंविधान करने की कोई जरूरत नहीं है। उस सम को, बराबरी को असम मत करें, क्योंकि जब तक ये रास्ता हम निकालते रहेंगे, तब तक देश में विकास नहीं होने वाला। तब तक हमारी जो छवि है बाहर, वो खराब होती रहेगी, और छवि खराब होगी तो लोग कितने भी बहस करें कि हमारा बड़ा विकास हो रहा है 8 सालों में,
लेकिन साथ में ये भी जान ले कि फोर्ड चली गई, निसान चली गई, बहुत कंपनियां चली जाएंगी। जो भी और अभी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे बहुत कंपनियां चली जाएंगी, क्योंकि जो पश्चिमी सभ्यता है, जहां से हम तरक्की एक तरह से आयात कर रहे हैं, वो अगर हम लोकतांत्रिक हैं तो हमसे अलग तरह से बात करेगी, और अगर हम सांप्रदायिक हैं तो अलग तरह से बात करेगी। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।